सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का द रशियन रिवॉल्यूशन का लास्ट पार्ट। तो जैसा कि इसके पहले 4-5 पार्ट्स आ चुके हैं, वहां पर हमने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में सारी चीजें हमने देखी थी और किस तरीके से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हुआ था, ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली थी। अब इसके बाद आपको कौन से चैप्टर के सोशल में वीडियोस चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। जितना ज्यादा कमेंट करोगे जिस चैप्टर के लिए उस चैप्टर का जो है नेक्स्ट वीडियो जो है आएगा। तो देखो, अभी क्या पढ़ा हमने पिछले वीडियो में कि किस तरीके से 1929 से लेकर 1933 तक क्या हुआ था, पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी और उस इकोनॉमिक क्राइसिस का जो इफेक्ट है वो किस तरीके से पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के लोगों पर जो है पड़ा था। अब उसी में हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से अमेरिका में जो क्राइसिस हुआ उसने पूरी दुनिया को कैसे इफेक्ट किया था। सबसे पहले तो अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ था ना, तो ये अमेरिका से स्टार्ट होकर पूरी दुनिया को अपने घेरे में जो है कैसे ले लिया, इसको देखते हैं। तो एक कोटेशन जो है बड़ा फेमस है अमेरिका से रिलेटेड, वो आज भी है। देखो वो कोटेशन क्या है, व्हेन यूएस स्नीजेस द होल वर्ल्ड गेट कोल्ड। इसका मतलब है जब यूएस छींकता है तो पूरी दुनिया को क्या हो जाती है, सर्दी हो जाती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इकोनॉमिकली मार्केट से इसका रिलेटेड है कि अगर यूएस की मार्केट अगर थोड़ा सा लड़खड़ाई तो उसके कारण से पूरी दुनिया का जो मार्केट है, चाहे इंडिया का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, पूरा का पूरा दुनिया का जो मार्केट है वो क्या है, उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि जितना भी इंटरनेशनल में क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं करेंसी का, वो किस में होता है, डॉलर में होता है। जैसे अगर मान लो हमको क्या करना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर हमको जाना है तो हम लोग डॉलर में क्या करते हैं, एक्सचेंज कराते हैं सबसे पहले अपने पैसे को, फिर वहां जाकर हम लोग दूसरे फॉर्म में खर्च करते हैं। तो पूरी दुनिया की करेंसी जो है डॉलर पर डिपेंडेंट है। जब उसकी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो उसका इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है बाकी दुनिया के लोगों पर होगा ही। वो किस तरीके से हुआ देखते हैं। इन दोज डेज अमेरिका वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन इन द वर्ल्ड। उस समय अमेरिका जो था पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला जो है कंट्री था। इट वॉज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर एंड द सेकेंड ओनली टू ब्रिटेन फॉर इम्पोर्ट्स। मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो सामान बेचता था वो कौन था, यूएस था। और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा सेकेंड हाईएस्ट खरीदने वाला भी यही था। It was also the largest lender to war, revenged Europe and the continent's biggest investor. As a result, the entire world economy depend on the American prosperity. अब जिस तरीके से पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, सेकंड हाईएस्ट अमाउंट में क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, तो इसका तो इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होना ही था। और हुआ भी, कैसे हुआ उसी को हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर एक पिक्चर में जो है उस टाइम के कंडीशन को बताया गया है पिक्चर के थ्रू कि दिस क्लासिक फोटोग्राफ ऑफ अ वरीड मदर फ्रॉम अ डिप्रेशन एरा फैमिली कैप्चर द एंग्विश ऑफ द टाइम्स। ये एक फीमेल का जो है कंडीशन बताया जा रहा है कि उस समय जो है एक मदर जो है किस तरीके से अपने फैमिली को लेकर इतनी ज्यादा वरीड है। और वहीं पर दूसरे पिक्चर में ये दिखाया गया है कि अ नोटिस ऑन द फॉर्म इवाक्वेशन सेल फर्नीचर होमस्टेड। और यहाँ पर यह बोला गया है कि घर को खाली करना है और सामान वगैरह जो है बेचना है करके। तो इस तरीके की नौबत जो है वहां पर आ गई थी। देखो, but with its economy in crisis, America reduces the quantum of loans it had been extending to Germany. जब अमेरिका के इकोनॉमी में क्राइसिस आया तो अमेरिका ने क्या किया, पहले यूरोप के सारे कंट्रीज को लोन बांटता था, पैसा देता था। अब उसने जर्मनी वगैरह को पैसा देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ब्रिटेन को भी देना बंद कर दिया, अदर कंट्रीज को भी पैसा देना बंद कर दिया। इट रिड्यूसेस इंपोर्ट्स फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड। और इसने एक तो पैसा देना बंद किया और दूसरा चीज पूरी दुनिया से सामान खरीदना भी क्या किया, इसने बंद कर दिया, ताकि ये अपने लोकल मार्केट को क्या कर सके, बचा सके, अपने एग्रीकल्चर और अपने इंडस्ट्रीज को जो है बचा सके। As a result, the American crisis quickly enveloped in the entire global economy after 1930, especially the countries whose trade and investment was highly dependent on the America। और खासकर 1930 के बाद जो है वो सारी कंट्रीज जहां पर ट्रेड होता था और वो सारी कंट्रीज जहां पर इन्वेस्टमेंट वगैरह होती थी, वो पूरी की पूरी जो कंट्रीज है वो अमेरिका पर जो डिपेंडेंट थी उसको सबसे ज्यादा जो है शॉक जो है लगा था, क्योंकि अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया, अपने मार्केट को क्लोज कर दिया। इंटरनेशनल ट्रेड फेल बाय द 60% बिटवीन द 1929 टू 1938। और इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड था वो 60% कम हो चुका था। फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड हु ग्रेव कमर्शियल क्रॉप वेयर bankrupted because there were no buyers for their farms output। और बाकी दुनिया में जितने भी फार्मर्स थे जिन्होंने अपना कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन किया था, बेसिकली अपने क्रॉप्स का, अपने फूड का जो प्रोडक्शन किया था, उसका फूड क्या हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि इसको खरीदने वाला ही कोई नहीं था। तो
खरीदने वाला जब नहीं होगा तो इनका पूरा का पूरा जो क्रॉप हो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इन अमेरिका एंड मेनी अदर कंट्रीज दे सोल्ड देयर लैंड एंड द माइग्रेटेड टू द सिटीज। और अमेरिका के अलावा अलग अलग कंट्रीज के जो फार्मर्स थे वो अपनी जमीनों को बेचकर जो है शहर की तरफ जाने लगे। पुट देयर वेयर नो जॉब फॉर देम इन द सिटी आइदर। लेकिन वहां पर जब वो गए टाउन्स पे गए तब भी उनको वहां पर भी कोई भी जॉब जो है नहीं मिला। इन ब्रिटेन 23% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज अनएम्प्लॉयड। ब्रिटेन में क्या हुआ कि 23% जो लोग थे वो क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। द फिगर बीइंग एज हाई एज 44 इन जर्मनी। और जर्मनी में कितने परसेंट अनएम्प्लॉयड थे, 44। ब्रिटेन में कितने परसेंट अनएम्प्लॉयड थे, 23% जो है, मतलब इसके ऑलमोस्ट डबल जो है अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ था, जर्मनी में जो है था। आगे देखो क्या बोल रहा है, व्हाट डिटरमाइन द परचेसिंग पावर ऑफ द कॉमन पीपल इन अ कंट्री। किसी कंट्री के अंदर में जो कॉमन पीपल होते हैं उनकी परचेसिंग पावर जो होती है किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला है मनी। और मनी आएगा कहाँ से, मनी आएगा जॉब से। जॉब कैसे क्रिएट होगा, जब हमारी इकोनॉमिक अच्छे से परफॉर्म कर रही होगी। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हमारी मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोगों के पास जॉब होगी, लोगों के पास जॉब होगी तो उससे मनी होगी, मनी से मार्केट में क्या करेंगे, वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, जिससे मार्केट जो है चलेगी। मतलब पैसा, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, मार्केट, ये सब एक दूसरे से क्या है, साइकिल की तरह रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वेज इंक्रीजेस ऑफ द वर्कर इम्पैक्ट द इकोनॉमी। अगर किसी की वेजेस को अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो उससे इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा। देन व्हाई डू फैक्टर्स ऑनर्स पे देम लेस। उसके बाद जो फैक्ट्री के जो ऑनर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कम पैसा जो है क्यों देते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर किसी का सैलरी अगर इंक्रीज हो रहा है, किसी का वेजेस अगर इंक्रीज हो रहा है, वो क्या करेगा, उस पैसा को मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। जैसे अगर आपके पास ज्यादा पैसा आएगी, जैसे बोनस मिलता है, तो आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा पैसा जब मिलता है तो उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, मोबाइल खरीदते हो, कोई भी सामान वगैरह जो है परचेज करते हो। तो फायदा क्या होता है, देखो जब आप क्या करते हो, मार्केट से पैसा जब आता है या आपके पास जब वेजेस बढ़ती है तो उसके कारण से मार्केट पर वही पैसा वापस जाता है। और मार्केट पर जब पैसा जाता है तो उससे हमारी इकोनॉमी क्या होती है, ग्रोथ जो है करती है। लेकिन इससे अभी हमने पढ़ा कि वेजेस बढ़ाने से इकोनॉमी पे फायदा होता है, लेकिन जो फैक्ट्री के जो ऑनर्स होते हैं ये पैसा कम क्यों देते हैं, क्योंकि फायदा इनका नहीं होता, फायदा किसका होता है, मार्केट में दूसरे लोगों का। अगर ये अपनी सैलरी बढ़ाएगा अपने वर्कर्स की तो इसका तो नुकसान होगा, लेकिन पूरे ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट का फायदा जो है सबको होगा। तो इसीलिए फैक्ट्री वाले के जो होते हैं वो अपना नुकसान देखते हैं, दूसरे का फायदा नहीं देखते। इसीलिए वेजेस वगैरह नहीं बढ़ाते, क्योंकि वेजेस बढ़ाएंगे तो उनके पॉकेट से पैसा जाएगा और वो जो लेबर जो होंगे, वर्कर जो होंगे, उस पैसा को दूसरे चीजों में खर्च करेंगे। तो मार्केट के लिए सैलरी बढ़ाना अच्छी बात है एक लिमिट तक, लेकिन उस पर्सन के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस पर्सन को उसका फायदा जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज डिप्रेशन इम्पैक्ट द फार्मर्स। फार्मर्स को जो है किस तरीके से जो है रिसेशन इम्पैक्ट किया। तो फार्मर्स जो थे जिन्होंने क्रॉप का प्रोडक्शन किया था, इनका क्रॉप का प्रोडक्शन अब क्या हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन जो था, क्रॉप जो प्रोड्यूस किए थे उस प्रोड्यूस को परचेज करने के लिए कोई जो है नहीं रहा, जिससे उन्होंने बैंक से जो लोन लिए थे वो सब लोन रीपे करने के अनेबल हो गए। इसके कारण से वहाँ के फार्मर्स पर जो है क्या हुआ, बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट जो है हुआ था। एक तो लोन पे नहीं कर पाए, उसके बाद अपनी जमीनों को बेचकर सिटीज की तरफ माइग्रेट की, सिटी में जब माइग्रेट किए तो माइग्रेट करने से उनको जॉब भी नहीं मिली। तो ये इनका क्या है, रिसेशन का जो है इसका इम्पैक्ट जो है ऐसे हुआ था, घरों से बाहर हो गए, घर भी बेचना पड़ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाउ डिड द अमेरिका क्राइसिस अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। किस तरीके से अमेरिका की जो क्राइसिस थी उसने पूरी दुनिया को कैसे इफेक्ट की। तो अभी भी मैंने समझाया है कि अमेरिका जो था यूरोप के सारे कंट्रीज को लोन देता था, सामान एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट करता था। पूरा का पूरा दुनिया का मार्केट जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है इसी से जो है क्या था, कनेक्टेड था। लेकिन जब इसी का इकोनॉमी अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो बाकी सारी इकोनॉमीज भी क्या होंगी, धीरे धीरे खत्म होते जाएंगी। और इस तरीके से पूरी दुनिया में जो है 4 साल तक जो है भयानक जो है रिसेशन जो है आया था, जिसके कारण से बहुत लोग भुखमरी के शिकार हुए थे, बहुत लोगों के जॉब वगैरह जो है चले गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड ग्रेट डिप्रेशन अफेक्ट द जर्मनी मोस्ट। जर्मनी को जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है इसने क्यों किया। देखो जर्मनी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने का रीजन यही था क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी थी वो किसकी थी, जर्मनी की थी। किस पर, यूएसए पर। जर्मनी क्या करता था, यूएसए से लोन लेता था और अपने यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपने यहाँ के एग्रीकल्चरर्स को जो है देता था, जिससे वहाँ का खेती वगैरह जो प्रॉपरली चलता था। लेकिन जब अमेरिका ने सामान बेचना खरीदना कम कर दिया, लोन देना कम कर दिया, तो जर्मनी को पैसा नहीं मिला, जिसके कारण से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ गया। बाकी देखो, द ग्रेट डिप्रेशन हैड द लीस्ट इम्पैक्ट ऑन रशिया। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन का जहां पर पूरी दुनिया पर इफेक्ट पड़ा, वहीं पर रशिया पर इसका इफेक्ट जो है बिल्कुल भी नहीं पड़ा, बहुत कम पड़ा। वेयर द 5 ईयर प्लान वाज लीडिंग टू रैपिड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस।
और रशिया में उस समय क्या चल रहा था, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान मतलब होता है सरकार जो होती है वो 5 साल के लिए क्या करती है, अपना जो है टारगेट, अपना एम जो है बनाती है और उन उन पर्टिकुलर फील्ड्स पर जो है फोकस करती है। जैसे हमने भी क्या किया था, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमने रशिया से जो है यही प्लान जो है चुरा आया था, मतलब उन्हीं से जो हमने कॉपी की थी। और हमारे यहाँ भी 12 या 13 5 ईयर प्लान जो है चले थे। अभी 5 ईयर प्लान जो है बंद हो गया है, पहले चलते थे 2012 तक जो है चले थे। तो उस समय एक तो रशिया पर क्या हो रहा था, 5 ईयर प्लान चल रहा था, इसके कारण से वहां पर जो इफेक्ट जो है नहीं हुआ। देयर वर टू रीजन फॉर दिस। रशिया की इकोनॉमी को इफेक्ट इतना ज्यादा क्यों नहीं हुआ ग्रेट डिप्रेशन को, उसके दो कारण हैं। पहला कारण है, रशिया वाज इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बिकॉज द कंट्री वाज लेस लिंक्ड टू द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। रशिया के इकोनॉमी को इतना डैमेज ना होने का कारण है, रशिया पूरी दुनिया से उस समय कनेक्टेड नहीं था, वो सेल्फ रिलायंट था, मतलब अपने दम पर सब चीज करता था। सो द रिसेशन इन द ग्लोबल मार्केट डिड नॉट अफेक्ट इट, इसके कारण से उसको ग्लोबल इफेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सेकंड, द कंट्रीज डेवलपमेंट वाज गाइडेड बाय द सोशलिस्ट प्लानिंग। और दूसरा जो था, वहां पर जो रशिया की जो गवर्नमेंट वो कैसी थी, सोशलिस्ट थी, मतलब मार्केट पर पूरा का पूरा कंट्रोल रखती थी, हर चीज पर इसी का इन्फ्लुएंस जो होता था। जबकि ब्रिटेन, अमेरिका, जो यूरोप के अदर कंट्रीज जो थे, वहां पर कैपिटलिज्म था। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पर मार्केट पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, प्राइवेट प्लेयर्स का होता है। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था, रशिया में हर चीज पर कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का था। इसीलिए इस रिसेशन का उतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वहां पर नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं, देखो पीपल्स मूवमेंट एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। लोगों ने किस तरीके से वहां पर मूवमेंट्स किए और उसके कारण से गवर्नमेंट ने क्या क्या रिस्पॉन्स किया। देखो, people affected by the Great Depression of 1929 began agitating as they began to lose faith in the capitalism development। जैसे जैसे ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आते गया, ग्रेट डिप्रेशन बढ़ता गया, 1929 से आगे लोगों का जो है कैपिटलिज्म से भरोसा जो है क्या होते गया, उड़ते गया, क्योंकि अमेरिका कैसा था, कैपिटलिज्म था, और वहीं पर सबसे ज्यादा रिसेशन आया था। ठीक है, और बाकी जो सोशलिस्ट वगैरह थे जैसे रशिया हो गया, वहां पर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। तो लोगों ने जो है क्या किया, हम लोग कैपिटलिज्म इकोनॉमी पर भरोसा नहीं करते करके उन्होंने अपना फेथ जो है क्या कर दिया, लूज कर दिया। इन कॉलोनीज लाइक इंडिया, नेशनलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट गैदर्ड। और सिर्फ इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने इसका विरोध नहीं किया, हमारा इंडिया जो उस समय कॉलोनी था उसने भी क्या किया, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो हमारे इंडिया में भी क्या था, जो ब्रिटेन का कॉलोनी था, यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट जो है चले थे। गांधी जी ने उस समय क्या, कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट जो है उस समय लॉन्च किया था, ताकि लोगों को जो है क्या मिले, रोजगार वगैरह मिले, जॉब वगैरह मिले और इकोनॉमी सही से हो करके। तो एक तो कैपिटलिज्म जो है ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज भी अमेरिका में क्या है, कैपिटलिज्म फॉलो होती है, लेकिन आज पर मॉडर्न थोड़ा सा उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। लेकिन पहले अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग ये मानते थे कि कोई भी कंट्री का जो मार्केट है उसको ओपन छोड़ देना चाहिए, सरकार को उसमें जो है, जो गवर्नमेंट है उसको जो उसमें इंटरफेरेंस जो है नहीं करना चाहिए करके। Under pressure from such widespread unrest, the depression affecting the governments and the leading economists began discarding the old economic theories and the formulating new concept of the economic development earlier। जब ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो वहाँ के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे जो जो पुरानी थ्योरीज को फॉलो करते थे, उन्होंने बोला कि अब पुरानी थ्योरीज को चेंज कर देना चाहिए और नई थ्योरी को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट जो है करना चाहिए करके, क्योंकि पुरानी थ्योरी को फॉलो करने के कारण ही तो क्या होता था, ग्रेट डिप्रेशन आया था। लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा। It was widely accepted that the economics should follow the dictates of a free and open market without any intervention by the government। और लोगों ने इस बात को क्या किया, मतलब छोड़ दिया कि मार्केट पर जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट मतलब उसका इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों ने लोगों पे इस पर भरोसा करना बंद कर दिया। अब लोगों की डिमांड ये थी कि डायरेक्टली गवर्नमेंट का जो है क्या होना चाहिए, अटेंशन, इंटरवेंशन जो है होना चाहिए, जैसे कि रशिया में था। इसलिए रशिया बच गया, तो बाकी सब लोग भी ऐसे ही सोचना चालू कर दिए। Now the view gained ground the government should intervene to protect their interests of the country's agriculture and industry by controlling the export and the when necessary giving subsidies to farmer and the ensuring employment for the workers। और फिर गवर्नमेंट ने भी इसके रिस्पॉन्स में वही काम किया, इन्होंने अब मार्केट पर जो है अपना इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नजर रखना चालू कर दिया, कंट्रोल करना चालू कर दिया। जहां पर जरूरत थी फार्मर्स को वहां पर सब्सिडीज दे दी गई। जैसे अभी इंडिया में जब लॉकडाउन था तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सबके काम धंधे बंद हो गए थे, तो हमारी इकोनॉमी खराब चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने इसको क्या किया था, अच्छा कंडीशन पे लाने के लिए बहुत सारे पैकेजेस दिए थे, जिससे लोगों को पैसा बांटना, ये सारी चीजें जो उसमें इंक्लूड थी। द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन किनी stated that the government of a country should invest in the welfare project to ensure employment for all its people during the recessionary period।
एक बहुत बड़े क्या थे इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन किनी। जॉन किनी ने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट है चाहे किसी भी कंट्री का हो, उसको वहाँ के लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, वेलफेयर प्रोजेक्ट चलाने चाहिए, मतलब लोगों के भलाई के लिए जो है काम जो है करने चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में देखना बहुत सारे स्कीम चलते हैं, जैसे जन धन योजना, किसान न्याय योजना, वृद्धा पेंशन, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मतलब लोगों के भलाई के लिए बहुत सारा गवर्नमेंट जो इतना खर्चा करती थी। इतना खर्चा क्यों करती है? इससे क्या होगा, जैसे हॉस्पिटल्स खोलना, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना, फ्री में साइकिल देना, फ्री में स्कॉलरशिप देना, ये सारी की सारी चीजें जो होती है गवर्नमेंट क्यों करती है? गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि लोग क्या रहे, अच्छे रहें, लोगों को जॉब मिले, और जॉब मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है मार्केट पर होगा। तो गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च करे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आपने सुना होगा कि जो बीपीएल कार्ड से नीचे वाले हैं सबको 1 रुपए किलो चावल मिलता है, सबको घर बनाकर गवर्नमेंट दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इससे फायदा क्या होगा? लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधरेगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, उनको जॉब्स मिलेगा, खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो इन सब पर्पस के कारण जो है वेलफेयर प्रोजेक्ट जो है क्या करने चाहिए, हर कंट्री में जो है लागू करने चाहिए। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, जो बेसिक नेसेसरी की चीजें वो फ्री में प्रोवाइड करनी चाहिए। Franklin Roosevelt became the American president in 1933. He announced a new deal that promised to provide the relief of the people affected by the economic slowdown. और उस समय 1933 में जो है अमेरिका में इलेक्शन हुआ, और अमेरिका के इलेक्शन को जीतने के बाद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बने। और जैसे ही इन्होंने प्रेसिडेंट का पद लिया, इन्होंने बोला कि मैं एक नया डील जो है, एक प्रोग्राम लॉन्च करूंगा जिसका नाम क्या होगा, न्यू डील। और उन्होंने बोला कि मैं सारे लोगों को क्या करूंगा, इकोनॉमिक पैकेज दूंगा, सबको जो है जो इस रिसेशन के कारण जिनकी जॉब चली गई थी सबको मैं फाइनेंशियली क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा करके। द रियल इम्पैक्ट ऑफ द न्यू डील वाज फेल्ट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये जो न्यू डील की जो बात हुई थी, इस न्यू डील का जो रिजल्ट है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने के बाद हमको देखने को मिला। When the American government had to shoulder military responsibility and the produces the armaments for the war। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस समय वेपन्स की डिमांड हुई, जब वेपन्स की डिमांड हुई तो उसको बनाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला, अमेरिका को मिला। अब वहाँ के लोगों को जो है जॉब मिलना चालू हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि आर्मी अगर लड़ने जा रही है तो उसको खाना चाहिए, उसको पीना चाहिए, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी चाहिए, वेपन्स भी चाहिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे अमेरिका ने क्या क्या बाउंस बैक किया, और वहाँ रिसेशन से जो है उसने उभर कर वापिस आया। उसके बाद देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका ने क्या किया, वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। देखो वही चीज बोल रहा है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका फॉर्मुलेटेड फर्दर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सिक एंड द इन्फ्रेंट सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोग्राम। वहां पर इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोग्राम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, और भी बहुत सारे मतलब लोगों के भलाई के लिए जो है क्या किया उन्होंने, जो है प्रोग्राम जो है चलाया। लोगों की लाइफ अच्छी हो, सबको फूड मिले, सबको बेसिक नीचे जरूरतें मिले, हाउस मिले, हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, बच्चों को एजुकेशन मिले, हर चीज पर उन्होंने जो है खर्चा किया, जिसके कारण से आज देख लो पूरी दुनिया की जो है सबसे डेवलप्ड कंट्री में टॉप में जो है कौन आता है, अमेरिका आता है। तो इसके पीछे उसने कई साल पहले मेहनत की थी, सोचो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने हेल्थ पर, अपने एजुकेशन पर, तो उसका इम्पैक्ट आपको आज नहीं दिखेगा, लेकिन आज से कई साल बाद दिखेगा। जैसे अगर आज भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तन मन धन लगाकर, तो जरूरी नहीं है कि उस पढ़ाई का फायदा भी आपको तुरंत होना चालू हो जाए। उस पढ़ाई का फायदा आपसे 10 साल बाद आपको मिलेगा। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैं भी यही सोचता था कि मैं इतना ज्यादा पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मेरे हर एग्जाम में 90 85 ऐसे परसेंटेज थे, तो मैं सोचता था कि इसका फायदा क्या है करके। लेकिन आज जाकर समझ में आ रहा है कि मेरी बचपन की पढ़ाई का फायदा ये हो रहा है कि मैं आज आप लोगों को मैथ, सोशल साइंस, सब सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, हिंदी भी पढ़ा सकता हूँ, संस्कृत भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम पे मैंने अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट अपने पढ़ाई पर जो है दिया था। इसीलिए मैं भी आप लोगों को बोलता हूँ कि आप भी अपने इन्वेस्टमेंट जो है पढ़ाई पर करो। खेल कूदने का टाइम तो रहता ही है, जब आप पढ़ाई पर इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो वो फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, जरूरी नहीं कि आज ही मिलेगा। तो अपने टाइम को प्रॉपर यूज करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। इस पढ़ाई का डेफिनेटली फायदा आज से 10 साल बाद होगा ही, जब आप टीचर बनोगे, आप किसी दूसरे बच्चों को क्या कर रहे होगे, पढ़ा रहे होगे। तो ये पढ़ाई जो है ऐसी चीज है, एक बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, फायदा जो है आपको कई साल बाद जो है मिलता है। World War in 1939, demand for the war resources grew up in every country and their government raised the capital to fulfill this requirement। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, सारे कंट्रीज के जो गवर्नमेंट उन्होंने डिमांड करना चालू कर दिया कि हमको वेपन्स चाहिए, हमको फूड चाहिए करके। और इसको फुलफिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठा लिया? अमेरिका ने जो उठा लिया। और अमेरिका ने जहां पर स्लो डाउन चल रहा था, वो स्लो डाउन अब धीरे धीरे खत्म होने लगा, लोगों को रोजगार मिलना चालू हो गया, फैक्ट्रीज में काम मिलना चालू हो गया, एग्रीकल्चर के कमोडिटीज जो है बिकने चालू हो गए। इससे अब रिसेशन पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन दिया देखो,
हाउ कैन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्टिमुलेट्स डिमांड फॉर द गुड इन द मार्केट, मतलब गवर्नमेंट का जो स्टिमुलस जो पैकेज होता है वो किस तरीके से मार्केट में डिमांड ला सकता है। तो देखो, जब लोगों के पास पैसा भेजेगा सरकार तो लोग क्या करेंगे, उस पैसे का खर्च करेंगे किसी भी चीज के लिए, अपने रोटी के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने मकान के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए उस पैसे का खर्च करेंगे। तो वो पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा। अब जब मार्केट में किसी सामान की डिमांड अगर बढ़ेगी तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। जब उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो ज्यादा लोग लगेंगे, तो लोगों को उससे क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे अभी जब लॉकडाउन लगा तो मास्क की डिमांड जो है बढ़ गई। तो मास्क की डिमांड जब बढ़ी तो सारे फैक्ट्रीज जहाँ पर बनते तो वहां पर जो है मास्क का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ गया उनको। अब जब मास्क का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो लोग भी ज्यादा चाहिए, तो इसके कारण से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, मेडिकल फील्ड में एम्प्लॉयमेंट मिलना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं, सरकार पैसा देती है तो लोगों के पास पैसा आता है, उस पैसा मार्केट पे जाता है, मार्केट पे जाने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है मिलती है। सेकेंड है, हाउ यू कम अक्रॉस एनी सिमिलर पीपल्स वेलफेयर प्रोग्राम इन योर नेबरहुड, क्या आप भी अपने आसपास देखते हो कि ऐसी कोई प्रोग्राम सरकार चला रही है। डेली देखते हो, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो 1 रुपए किलो चावल के बारे में जरूर सुना होगा और बहुत सारे लोगों को मिलता भी होगा। तो कमेंट करके बताना कि कितने लोग ऐसे जिन्होंने 1 रुपए किलो चावल के बारे में जो है सुना है, रमन सिंह ने स्टार्ट किया था, आज भी चल रही, कितने लोगों ने सुना है, कमेंट करके बताना, ठीक है। और भी बताना और कमेंट करके कि 1 रुपए किलो चावल के अलावा और कौन कौन से सरकार की स्कीम के बारे में आप लोग जानते हो, जो कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो, कमेंट करके बताना। Many economists believe that the state support makes people dependent on the government in the stable self-initiation. Hence, the government should not take up people's welfare program. Do you think this is right? अब देखो, एक तरफ बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे बोलते हैं कि अगर आप लोगों के लिए ज्यादा भलाई का काम करोगे, ज्यादा उनको सब्सिडीज दोगे, ज्यादा पैसा दोगे, तो उनका काम करने में इंटरेस्ट नहीं होगा। और यही चीज हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग थे पहले वो क्या करते थे, फिजिकल वर्क बहुत अच्छा करते थे, लेकिन जब से 1 रुपए किलो चावल मिला है तो सब लोग क्या समझते हैं कि 35 रुपए तो है, एक दिन काम करने जाएंगे 200 रुपए कमा के ले आएंगे, उससे चावल मिल जाएगा और काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि काम करना बिल्कुल जीरो कर देते हैं, मतलब अपना सेल्फ का जो इनिशिएटिव जो होता है, जो खुद से काम करने का कैपेबिलिटी होता है, प्रोग्रेस करने के बारे में जो सोचते हैं, वो खत्म हो गया। क्योंकि अब इनको आराम से महीने महीने का चावल मिल जा रहा है, दाल मिल रहा है, सब मिल जा रहा है, तो लोग काम में अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो यही चीज बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट लोगों के लिए ज्यादा भला का काम करती है तो क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। आंसर है होता है। तो आप कमेंट करके बताना और भी क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो लोग जो होते हैं, पहले क्या होता है, जब सरकार इनको चावल का पैसा नहीं देती थी या 1 रुपए में चावल नहीं मिलता था, तो ये ज्यादा मेहनत करने के बारे में सोचते थे और सोचते थे कि अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे घर में चावल नहीं जाएगा करके। लेकिन आज के डेट में तो 35 रुपए में 1 महीने का चावल मिल जाता है, तो लोग क्या करते हैं, थोड़े से आलसी होते जाते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। डू यू थिंक दैट बेजिंग वॉर वाज एन इकोनॉमिक नेसेसरी, ये बोल रहा है कि क्या वॉर जो होता है उसका जो होता है, वो वॉर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए होता है। तो डेफिनेटली कहीं न कहीं जो वॉर होता है, वॉर का इफेक्ट जो होता है, वह वॉर का पर्पस जो होता है वो इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना ही होता है। क्योंकि वॉर जब होता है तो एक कंट्री हारती है, एक कंट्री जीतती है, तो वहां पर जीतने वाली कंट्री को हमेशा क्या होता है, फायदा होता है। तो अब याद रखना, जब भी वॉर होगा तो एक चीज याद रखना, वो जो वॉर है वो फायदे के लिए ही होता है। क्योंकि वॉर जो होता है बहुत सारी चीज चेंज करता है। तो वॉर में चाहे लोग मर रहे हैं वो एक बैड थिंग है, लेकिन वॉर जब होता है तो उसका फायदा जो होता है सबको होता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फायदा सबको हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फायदा सबको हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फायदा लेडीज को हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फायदा जो कॉलोनीज थी उनको हुआ। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट जो होते हैं। तो वार करने का पर्पज जो होता है वो इकोनॉमिकली ही होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप कमेंट करके बताइए आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, उसी पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, मेरी बातों को सुनिए कि आप पढ़ाई पर अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, अभी अपना टाइम दोगे 2 घंटा 4 घंटा, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आगे चलकर आपको मिलने वाला है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।